हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर का और एक प्ले लेके आए हैं। ट्रेजेडी है मैकबेथ। आप इसको जानते होंगे, तो आज इसकी हम डिटेल पूरी देखेंगे हिंदी में। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैकबेथ मैकबेथ स्कॉटलैंड के सम्राट का वफादार मंत्री था। वह बड़ा वीर, साहसी, पराक्रमी और बुद्धिमान था। वह कई बार युद्ध में अपनी वीरता और पराक्रम के जौहर दिखा चुका था। जिस युद्ध में वह सेना का नेतृत्व करता था, उसमें स्कॉटलैंड की विजय निश्चित होती। उसकी हर बहादुरी से प्रसन्न होकर सम्राट ने उसे ग्लेमिस का प्रधानमंत्री बना दिया था। इसके बाद वह ग्लेमिस के अमात्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग उसे प्रधानमंत्री मैकबेथ कहकर भी बुलाते थे। एक बार स्कॉटलैंड का अपने पड़ोसी देश के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मैकबेथ ने अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और साहस के बल पर शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। अंततः विजय प्राप्त कर मैकबेथ सेना सहित लौट पड़ा। मार्ग में एक घटना जंगल था। रात्रि होने वाली थी, अतः मैकबेथ ने सेना को आदेश दिया कि रात्रि होने से पहले जंगल को पार कर लें। सभी तेजी से कदम उठाते हुए वहां से चल पड़े। मैकबेथ स्वयं भी सेनापति के साथ मैदान पार करने लगा। उस सेनापति का नाम बैंको था, जो मैकबेथ के समान ही वीर और साहसी था। सूर्य तेजी से पश्चिम की ओर में छिपता जा रहा था। परछाइयाँ धीरे धीरे लंबी होते हुए अंधकार में विलीन होने लगी। कुछ ही देर में सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया, लेकिन अभी भी चारों ओर उसका थोड़ा सा प्रकाश फैला हुआ था। चलते चलते सहसा मैकबेथ को अपने आगे कुछ लोगों के फुसफुसाने का स्वर सुनाई दिया। उसने जैसे ही सिर उठाया, उसका चेहरा पसीने से नहा उठा। भय से आंखें बाहर निकलने को आतुर हो गईं। सांसें जहाँ की तहाँ थम गईं। उसके सामने 3 काली परछाइयाँ खड़ी थी। झुर्रियोंदार चेहरा, जिसका रंग हल्दी के समान पीला था, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई और गाल पिचके हुए और मांस विहीन। इसके कारण सामने के दांत कुछ अधिक लंबे लग रहे थे। मांस विहीन अस्थिपंजर के समान शरीर और उस पर झूलते हुए कफन के समान विशाल काले लबादे निसंदेह भी इस दुनिया के प्राणी नहीं लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तीनों अपनी अभी अभी कब्र फाड़ कर बाहर निकले हों। उसका वेश डरावना और चाल ढाल स्त्रियों जैसी थी, लेकिन चेहरे पर लटकती लंबी दाढ़ी पुरुष होने का संकेत दे रही थी। ऐसा भयंकर रूप किसी की भी धड़कने रोकने के लिए पर्याप्त था, परंतु यह मैकबेथ था, जो अभी तक उनके सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही चीखने के लिए उसने मुंह खोला, वैसे ही एक छाया ने लकड़ी के समान सूखी उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का संकेत किया। मैकबेथ का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वह आश्चर्य से भर उन्हें देखने लगा। तभी दूसरी छाया बोली, हे स्कॉटलैंड के वीर अमात्य मैकबेथ, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपना नाम सुनकर मैकबेथ चौंक गया। वह डरते डरते बोला, आप मेरा कैसे नाम जानते हैं, जबकि हम इससे पहले कभी नहीं मिले। मैकबेथ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम पहले से ही तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, छाया ने प्रत्युत्तर दिया। मैकबेथ हैरान होकर बोला, पहले से? लेकिन तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो? हम कौन हैं और कैसे जानते हैं, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। केवल इतना जान लो कि तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य का हमें पूरा ज्ञान है। हम यहाँ तुम्हें उस घटना के बारे में बताने आए हैं जिसके बाद तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। कल से तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तीसरी छाया ने रहस्यमय ढंग से कहा। मैकबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? कल ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे जीवन को बदल देगा? जो कहना है साफ साफ कहो। काडा और जागीर का अमात्य शीघ्र ही स्कॉटलैंड के राज सिंहासन का अधिकारी होगा। कुछ ही दिनों बाद तुम स्कॉटलैंड के राजा घोषित हो जाओगे। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं और स्कॉटलैंड के सिंहासन का अधिकारी? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैकबेथ ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, यह कोई मजाक नहीं है, हमारी बात पर विश्वास करो। क्या तुम उन्नति करना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे? संसार में ऐसा कौन है जो उन्नति नहीं करना चाहता? कौन नहीं चाहता कि ऐश्वर्य और वैभव उसके दास
मन कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन्नति के शिखर को छूना चाहता हूँ। निश्चिंत रहो मैकबेथ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, छाया ने प्रत्युत्तर दिया। विश्वास कर लूं, ऐसा कौन सा चमत्कार होगा कि मैं इस देश का राजा बन जाऊंगा? मैकबेथ संशय प्रकट करते हुए बोला। मैकबेथ, तुम्हारे अविश्वास का कारण क्या है? अविश्वास का कारण स्पष्ट करते हुए मैकबेथ बोला, इस समय सम्राट डंकन के 2 पुत्र जीवित हैं। उनके रहते हुए भला मैं कैसे सिंहासन पर आसीन हो सकता हूँ? कोई नहीं जानता कि भविष्य के घर में क्या छिपा है। समय का चक्र पल में सब कुछ बदल कर रख देता है, इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। लेकिन यह कहकर छाया चुप हो गई। अब तक मैकबेथ को छाया की बातों पर विश्वास हो गया था। प्रसन्नता से उसका चेहरा दमकने लगा, परंतु छाया की बात अधूरी रहते देख वह उत्सुकतावश बोला, लेकिन क्या? अपनी बात पूरी करो। तीसरी छाया बात पूरी करते हुए बोली, लेकिन याद रखना, तुम्हारे बाद स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैंकों की संतान का अधिकार हो जाएगा। बैंकों की संतान का? या क्या कह रहे हो? या क्या कह रहे हैं आप? मैकबेथ का दमकता चेहरा एकदम काला पड़ गया। तभी तीनों छायाओं ने जोरदार ठहाका लगाया और यह गीत गाते हुए वहां से अदृश्य हो गई। राज्य करोगे नहीं करोगे, शाह बनोगे नहीं बनोगे, निश्चय ही संतान तुम्हारी नहीं राज्य की है अधिकारी। मैकबेथ को इस गीत का अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसने आश्चर्य से भरकर बैंको की ओर देखा और हकलाते हुए बोला, बैंको, यह सब क्या था? क्या तुमने भी छायाओं की बात सुनी है? यह कोई स्वप्न तो नहीं था? नहीं मैकबेथ, यह स्वप्न नहीं, हकीकत थी। मैंने भी छायाओं की सारी बात स्पष्ट सुनी। मुझे इसमें कोई भी संदेह अथवा अविश्वास की बात नजर नहीं आती। बैंकों ने सरल शब्दों में कहा, परंतु ये छाया कौन थी? इन्होंने हमें ये सब बातें किस लिए बताई? बैंको बोला, अवश्य भविष्य की छायाएं थी जो हमें सत्य को दिखाने आई थी। तो क्या कल मैं काडाउर की जागीर का अमात्य बनूंगा? उसने पुनः हैरानी से पूछा। इसका निर्णय आने वाला कल करेगा, परंतु इतना अवश्य जान लो कि छायाओं ने जो कुछ भी कहा है वह अवश्य होकर रहेगा। बैंकों ने उसे समझाया। अंधेरा पूरी तरह से उतर आया था। तारों भरे आकाश में चंद्रमा अपनी चांदनी की किरणें बिखेर रहा था। सारा दिन चलते चलते सेना थक गई थी, अतः मैकबेथ ने विश्वास करने के लिए वहीं डेरा डाल लिया। जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में भविष्य के सपने तैर रहे थे। नींद उससे कोसों दूर थी। उसका मन विचारों की उथल पुथल में हिचकोले खा रहा था। छायाओं द्वारा कही गई एक एक बात उसके मन मस्तिष्क में उभर रही थी। वह कुछ ही दिनों में स्कॉटलैंड का राजा होगा। इस विचार ने उसे उसके अंदर उत्साह, विश्वास और प्रसन्नता का संचार कर दिया था। उसे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगा। इसी प्रकार जागते हुए उसने सारी रात काट दी। प्रातःकाल जैसे हुआ सेना सहित प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही एक शाही दूत उसके नाम सम्राट डंकन का संदेश लेकर आ पहुंचा। मैकबेथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदेश पत्र खोला। उसमें से नीले रंग का कागज निकला, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में एक संदेश लिखा हुआ था। मैकबेथ संदेश पढ़ने लगा। वीरामत्य मैकबेथ, आपने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के बल पर जिस प्रकार शत्रुओं को पराजित किया है, उससे आपकी राजभक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध होती है। इससे प्रसन्न होकर मैं आपको विशेष सम्मान देने का निर्णय लिया है। इस सम्मान के अंतर्गत मैं आपको काडाउर की जागीर सौंपता हूँ और वहाँ आपको अमात्य घोषित करता हूँ। इस संदेश पत्र को सम्मान का प्रतिरोध समझें और इसे स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। आपका प्रशंसक डंकन। पत्र पढ़कर मैकबेथ के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पत्र बैंकों की ओर बढ़ा दिया। बैंको एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ गया। सहसा उसने मैकबेथ के हाथ पकड़े और खुश होकर बोला, बधाई हो अमात्य, आपको काडाउर की जागीर मुबारक हो। यह आपकी वफादारी का उचित सम्मान है। इसी के साथ छायाओं द्वारा की गई भविष्यवाणी का पहला भाग पूरा हो गया। अब आपको उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए। मैकबेथ गर्व में भरकर बोला, यह मेरी वफादारी का एक छोटा सा प्रतिफल है। अभी तो लंबा सफ़र बाकी है और जब तक भविष्यवाणी का दूसरा भाग पूरा नहीं होता तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। इधर मैकबेथ भविष्य के सपने संजो रहा था, वहीं बैंको मन ही मन बोला, परंतु मेरे मन को तो
तब शांति मिलेगी जब तीसरी भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जब मेरी संतान स्कॉटलैंड के सिंहासन पर आसीन होगी। इस प्रकार दोनों अपने अपने मन के विचारों की अनेक श्रृंखलाएं लिए आगे आगे चल पड़े। नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके सम्मान में मंगल गीत गाए गए। अंततः मैकबेथ अपने घर पहुंचा। तत्पश्चात छायाओं के प्रकट होने, उनकी भविष्यवाणियों और सम्राट द्वारा काढ़ा और कामात्य बनाए जाने की सारी घटना उसने अपनी पत्नी को विस्तार से बता दी। उसकी पत्नी बड़ी अंधविश्वासी थी। जादू टोने में उसका विशेष रुझान था। उसने जब मैकबेथ के शीघ्र ही सम्राट बनने की बात सुनी तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके सम्राट बनते ही वह सामग्री बनने वाली थी। इससे उसकी खुशी में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन अभी सम्राट डंकन और उनके पुत्र जीवित थे। उनके रहते स्कॉटलैंड का सिंहासन कोसों दूर था। तब वह मैकबेथ को उत्तेजित करते हुए बोली, छायाओं की भविष्यवाणी तभी पूरी होगी जब आप सम्राट डंकन को अपने मार्ग से हटा देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न कर लें। मैकबेथ सख्ती से विरोध करते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने सम्राट डंकन का नमक खाया है। उनके प्रति मेरी वफादारी जग जाहिर है। मैं एक सिंहासन के लिए उनकी हत्या कदापि नहीं कर सकता। खबरदार, आज के बाद अपनी जुबान पर ऐसी बात फिर कभी मत लाना। अभी दोनों के बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी सम्राट डंकन स्वयं उनके घर आ पहुंचे। वे मैकबेथ को उसकी विजय के लिए बधाई देना चाहते थे। मैकबेथ और उसकी पत्नी ने सम्राट का यथोचित सत्कार किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। भोजन में सम्राट और उसके अंगरक्षकों को शराब परोसी गई, जिसे पीकर सभी बेहोश से हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। शराब के असर के कारण सभी गहरी नींद में डूबे हुए थे। किसी को भी अपने आसपास का कोई होश नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में आज नींद का नामो निशान तक नहीं था, जिसके दिमाग में एक षड्यंत्र हो रहा था। वह कोई और नहीं, मैकबेथ की पत्नी थी। उसने तलवार निकाल ली और पद से बोली, उठो और अपने भविष्य को उज्जवल कर लो। सभी गहरी नींद में हैं। जाओ और सम्राट का सिर काट डालो। तुम्हें सम्राट बनाने के लिए ही ईश्वर ने यह सुनहरा अवसर दिया है। मैकबेथ के हाथ कांप गए। वह विरोध करते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। जिस राजा ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है, मुझे भाई से बढ़कर माना है, राज्य के लालच में अंधा होकर मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ठीक है, आप कायरों की तरह यहीं बैठे उनके उपकारों और उनकी अपनी वफादारी को याद करते रहो। यह कार्य मैं स्वयं संपन्न करूंगी। आपको सम्राट बनने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं सामग्री अवश्य बनकर रहूंगी। उन छायाओं की भविष्यवाणी मैं पूरा करूंगी। उसकी पत्नी ने कठोरतापूर्वक कहा। पत्नी की बातों ने मैकबेथ को झकझोर कर रख दिया। उसने उसके हाथ से तलवार ले ली और सम्राट के कक्ष की ओर बढ़ा। पत्नी ने उसे पहले ही बता दिया था कि सम्राट के सभी अंगरक्षक शराब से बेसुध होकर पड़े हुए हैं, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। कक्ष में घुसते ही मैकबेथ को सामने खून से लथपथ एक तलवार लटकती हुई दिखाई दी। उसकी नोक उसकी ओर तनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी वह तलवार उसका मस्तक काट डालेगी। वह बुरी तरह से चौंक गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में लहरा कर रह गया। तलवार का कहीं कोई अस्तित्व न था। यह केवल उसका भ्रम था। आज तक उसका साहस कभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ। उसकी तलवार बिजली की तरह तेजी से उठती थी और शत्रु का मस्तक काट डालती थी। उसे अपनी कायरता पर क्रोध आने लगा। इसी क्रोध के आवेग में वह आगे बढ़ा और तलवार के एक ही वार से सम्राट डंकन का मस्तक काट डाला। पल भर में खून के फव्वारे फूट पड़े और फिर देखते ही देखते चारों ओर रक्त का एक छोटा सा तालाब बन गया। भयभीत मैकबेथ जैसे ही वहां से भागने लगा, उसे एक आवाज़ गूंजती सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कच्छ की एक एक ईंट पुकार रही थी, जागो सोने वालों, जागो, भागो भागो भागो, खूनी तलवारें हैं जागी, अपने आज बने हैं बागी, लूटी जा रही निधियाँ भागी, निधियाँ त्यागो, भागो भागो भागो। वस्तुतः प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ भी था। यह उसकी अंतरात्मा की पुकार थी जो उसे अपने अंदर ही सुनाई पड़ रही थी। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा की आवाज़ तेज होती गई। मैकबेथ ने घबराकर अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। फिर तेजी से कदम उठाते हुए वह कक्ष से बाहर निकल गया और अपने बिस्तर में जाकर छिप गया।
लेकिन उसकी पत्नी अधिक चालाक और बुद्धिमती थी। उसने मैकबेथ के कार्य की प्रशंसा की और उसकी खून सनी तलवार एक अंगरक्षक के पास रखाई। फिर उसने उस अंगरक्षक के हाथों और कपड़ों पर भी कुछ खून लगा दिया। इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र कर डाला। सुबह डंकन की सिर कटी लाश देखकर चारों ओर हड़कंप मच गया। जिसने भी सुना वह विश्वास नहीं कर सका। इस हत्या को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चूँकि हत्या मैकबेथ के घर पर हुई थी, इसलिए सभी की जुबान पर केवल उसी का नाम था। सभी का यही मत था कि मैकबेथ ने ही राजा की हत्या कर दी है। लेकिन उसके सामने भला कौन अपनी जुबान खोलता। सब कुछ समझते हुए भी लोगों के ने मुंह पर ताले डाल दिए थे। इधर मैकबेथ और उसकी पत्नी सम्राट की मृत्यु पर शोक प्रदर्शित कर रहे थे। उधर दोनों राजकुमार भयभीत हो गए। उन्हें अपने प्राण भी संकट में दिखाई देने लगे। एक न एक दिन मैकबेथ उनकी भी हत्या कर देगा, यह सोचकर वे सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे। अंततः वे चुपचाप नगर छोड़कर भाग गए। मैकबेथ का मार्ग पूरी तरह से साफ हो चुका था। चूँकि वह सम्राट डंकन का निकटतम संबंधी और विश्वास पात्र था, इसलिए दरबारियों ने एकमत होकर उसे अपना राजा चुन लिया और फिर शुभ दिन देकर स्कॉटलैंड के सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक कर दिया। इसके साथ छायाओं की दूसरी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। परंतु अब मैकबेथ के मस्तिष्क में तीसरी भविष्यवाणी गूंजने लगी। तुम्हारे बाद बैंकों की संतान सिंहासन के अधिकारी होगी। यह वाक्य रह रहकर उसके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देता था। उसने स्वयं को खतरे में डालकर सम्राट की हत्या की थी, राजकुमारों को भागने के लिए विवश किया था, लोगों की घृणा और ईर्ष्या का पात्र बन गया था। तो क्या यह सब उसने बैंकों की संतानों के लिए किया है? नहीं, कदापि नहीं। उसने अपनी पत्नी को छायाओं की तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बताया तो वह उसे समझाते हुए बोली, यह सिंहासन बड़ी कठिनाई से तुम्हारे हाथों में आया है। क्या इसे यूं ही किसी दूसरे के लिए छोड़ दोगे? उचित यही है कि तुम अपने रास्ते के दूसरे कांटे को भी हमेशा के लिए हटा दो। तो फ्रेंड्स, किस तरह से देखिए लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को उकसा रही है। आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। नहीं, फिर राजा कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बैंको मेरा मित्र है। एक खून के बाद मुझमें दूसरा खून करने का साहस नहीं है। मैकबेथ विरोध करते हुए बोला, तुमने पहला खून अपने लिए किया था, परंतु यह दूसरा खून तुम अपनी संतान के लिए करोगे। लोग अपनी संतान के लिए जान तक दे सकते हैं, तुम्हें तो सिर्फ किसी की जान लेनी है। क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत करें, लोग उन्हें दुत्कारें, अपमानित करें? और एक बार फिर मैकबेथ अपनी पत्नी के वाकजाल में फंस गया। उसने बैंकों को मारने का निश्चय कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसे फोर विच कहा जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो देखिए किस तरह से अपने पति को बार बार उकसा रही है। चलिए फिलहाल देखते हैं कहानी। बहुत ही दुखदाई कहानी है, नाटक है। कुछ दिनों के बाद उसने एक रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें उसने बैंकों सहित कई दरबारियों और मित्रों को भी आमंत्रित किया था। भोजन के उपरांत जैसे ही बैंकों कुछ देर के लिए कक्ष से बाहर गया, मैकबेथ ने अपने विश्वस्त सैनिकों को गुप्त संकेत कर दिया। सैनिकों ने बाहर ही उसे घेर लिया और गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। देखते ही देखते रात्रि भोज का शोक सभा में बदल गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे भय और शोक से भर गए। मैकबेथ ऊंचे स्वर में रोते हुए बोला, मित्र बैंको, सम्राट डंकन के बाद मुझे तुम्हारा ही सहारा था, परंतु तुम भी आज मेरा साथ छोड़ गए। अब मैं अकेला कैसे इतने बड़े साम्राज्य को संभालूंगा। विलाप सुनकर और बैंकों के प्रति उसका प्रेम देखकर उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू उमड़ आए। तत्पश्चात उन्होंने उसे समझा बुझाकर शांत किया और अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही मैकबेथ सिंहासन की ओर मुड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा भय से पीला पड़ गया, माथे से पसीना चूह पड़ा, आंखें बाहर निकलने के लिए आतुर हो गई। बैंकों की आत्मा उसके सिंहासन पर बैठी अट्टहास कर रही थी। वह केवल उसे ही दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग आत्मा की उपस्थिति से अनजान थे। वे बैंकों की मृत्यु को मैकबेथ की खराब हालत का जिम्मेदार मान रहे थे। परंतु मैकबेथ की पत्नी उसकी बुरी हालत देखकर समझ गई कि अवश्य दाल में कुछ काला है। उसने शीघ्रता से कहा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बैंकों से कितना प्रेम करते थे। इस समय उनकी मृत्यु ने इन्हें अंदर तक हिला दिया है। इनकी हालत बिगड़ रही है, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, इसलिए आप इन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। इसके बाद सभा समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उन्हीं लोगों के बीच बैंकों का पुत्र भी था
अवसर देकर वह भी वहाँ से चुपचाप निकल गया। मैकबेथ ने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी भी भय से थर थर काँपने लगी। अब बैंकों का भूत उन्हें परेशान करने लगा। उसके कारण न तो वह ठीक से सो पाते थे और न ही किसी काम में उनका मन लगता था। यद्यपि मैकबेथ को स्कॉटलैंड का साम्राज्य मिल गया था, तथापि 2 हत्याओं के बोझ से उसकी आत्मा बुरी तरह दब गई थी। दिन रात उसे अपने पाप सामने नजर आते थे। सुख शांति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके दिल दिमाग हमेशा बेचैन रहते। उसका चेहरा डरा हुआ, चिंतित और व्याकुल दिखाई देता। वह इन सब से छुटकारा चाहता था, परंतु वह पाप के ऐसे दलदल में फंस चुका था जहाँ से निकलना असंभव था। अंततः पत्नी के परामर्श पर उसने उन्हीं तीनों छायाओं से मिलने का निश्चय कर लिया जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी। अगले ही दिन वह उस जंगल में जा पहुंचा। इधर चुड़ैलों को उसके आने का पता चल चुका था। मैकबेथ के साथ घटी घटनाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। वह उनसे मिलने क्यों आ रहा था यह भी वे भली भांति जानती थी। अतः वे ऐसी तैयारियों में लग गए जिनसे भविष्य की घटनाओं के बारे में जाना जा सके। इसके लिए उन्होंने सांप का फन, चमगादड़ के पंख, कुत्ते की जीभ, छिपकली की पूंछ, बिल्ली की आंखें, भेड़िए के दांत, इंसानी खून आदि अनेक वस्तुएं एकत्रित कर ली थी। इन्हीं के माध्यम से वे प्रेतात्माओं का आह्वान करती थीं और उनसे तीनों कालों की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करती थी। मैकबेथ ने चुड़ैलों से भेंट की। वे हंसते हुए बोली, आओ सम्राट मैकबेथ, आखिरकार तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरा हो गई, परंतु हम जानती हैं कि तुम्हारे मन में अभी भी कई प्रश्न उठ रहे हैं। बताओ, तुम अपने प्रश्नों का क्या उत्तर हमसे जानना चाहते हो या हमारे गुरु से? आपके गुरु से? लेकिन क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? मैकबेथ ने डरते डरते पूछा। जादू टोनों के सामान के साथ एक सिर रखा हुआ था। मैकबेथ ने जैसे ही गुरु के बारे में पूछा वैसे ही वह सिर हवा में लहराते हुए बोला, मैकबेथ, मैं इनका गुरु हूँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैकबेथ हकलाते हुए बोला, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे जीते जी किसी से भय है? क्या कोई मेरा अहित कर सकता है? कटा सिर हंसते हुए बोला, मैकबेथ, तीसरी भविष्यवाणी जानने के बाद भी तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो? हाँ, तुम्हें 5 के सरदार मैकडफ से सावधान रहना होगा, वही तुम्हारा हित कर सकता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। सरदारों में केवल मैकडफ ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे और मेरी उन्नति से ईर्ष्या करता है। यदि उसे अवसर मिल जाए तो वह मेरी हत्या करने से भी नहीं चूकेगा। मैकबेथ ने उसकी बात का समर्थन किया। तभी कटा हुआ सिर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर बिना सिर का एक धड़ नजर आने लगा। वह धड़ खून से बुरी तरह लथपथ था। वह बोला, मैकबेथ, यदि तुम कुछ और भी पूछना चाहते हो तो निसंकोच पूछ लो। मैकडफ के अतिरिक्त मुझे और किस से खतरा है? कौन कौन मेरे शत्रु हैं? उसने पुनः प्रश्न किया। धड़ बोला, तुम जैसे वीर और साहसी व्यक्ति को किसी से कोई खतरा नहीं हो सकता, परंतु तुम्हें मारो, काटो और राज करो की नीति के अनुसार चलना होगा। इससे तुम अधिक सुरक्षित रहोगे। इससे पहले मैकबेथ कुछ और पूछता, धड़ भी अदृश्य हो गया। अब उसके स्थान पर एक छोटा सा बालक नजर आने लगा। वह बालक वृक्ष की टहनियों के साथ खेलते हुए बोला, तुम्हें कुछ और पूछना है या तुम्हारे सभी प्रश्न समाप्त हो गए? धड़ के स्थान पर बालक को देखकर मैकबेथ मन ही मन भयभीत हो रहा था। फिर भी वह साहस जुटाते हुए बोला, मेरे साम्राज्य का अंत कब होगा? बालक बोला, जिस दिन तेरे राज्य का जंगल तेरे विरुद्ध उठ खड़ा होगा उसी दिन तेरे साम्राज्य का अंत हो जाएगा। मैकबेथ सोच में पड़ गया। जंगल कभी भी उठा नहीं करता, भला जंगल भी कभी विद्रोह करता है? शायद बालक यही कहना चाहता है कि मेरे राज्य को किसी से कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरा राज्य अटल है। मैकबेथ के दिल की बात जुबान पर आ गई। इसका मतलब, मैंने कहा ना कि जब तक तुम्हारे राज्य का जंगल तुम्हारे विरोध में नहीं उठेगा तब तक तुम्हारे साम्राज्य को किसी से कोई खतरा नहीं है। बालक ने अपनी बात पुनः दोहराई। मैकबेथ को जिस बात ने सबसे अधिक परेशान किया था वह उसके बारे में पूछते हुए बोला, मेरी मृत्यु के बाद स्कॉटलैंड के सिंहासन पर मेरी संतान का अधिकार होगा या बैंकों की संतान का? यह प्रश्न सुनकर बालक जोर जोर से हंसने लगा और वहां से अदृश्य हो गया। मैकबेथ ने बालक को देखने के लिए इधर उधर नजरें घुमाई
तभी उसे राजसी पोशाकें पहने 8 परछाइयाँ दिखाई दी। एक एक कर वे मैकबेथ के आगे से गुजरने लगी। उसमें से आगे खून से लथपथ बैंकों की छाया थी जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैकबेथ पल भर में समझ गया कि शेष 7 छायाएं वस्तुतः बैंकों की 7 संतानें हैं जो उसके बाद स्कॉटलैंड पर शासन करेंगी। इसके साथ ही छायाएं और जादू टोटका अदृश्य हो गया। जंगल के बीचों बीच मैकबेथ अकेला खड़ा था। वह जिस उद्देश्य से आया था वह पूरा हो चुका था। भविष्य के बारे में उसका संदेश समाप्त हो गया, लेकिन इससे उसके दुख और निराशा में और अधिक वृद्धि हो गई। वह सिर झुकाए अपने महल में लौट आया। इधर मैकबेथ की अनुपस्थिति में 5 का सरदार मैकडफ राजधानी छोड़कर जा चुका था। उसने राजा डंकन के एक पुत्र के साथ मिलकर विशाल सेना का गठन किया, तैयारी आरंभ कर दिया। वे किसी न किसी तरह से स्कॉटलैंड पर अधिकार करना चाहते थे। मैकबेथ को जब इस बात का पता चला तो वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने तलवार उठाई और मैकडफ के घर जाकर उसकी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों को चुन चुन कर मार डाला। इसके अतिरिक्त उसने उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिए जो मैकडफ से जुड़े हुए थे तथा उसके साथ सहानुभूति रखते थे। इस प्रकार वह मारो काटो और राज करो की नीति का पालन करने लगा। उसने निश्चय किया था कि वह अपने सभी शत्रुओं को मार देगा जिससे छायाओं की भविष्यवाणी असत्य हो जाए। इसी के चलते उसने कई सरदारों, दरबारियों और अपने मित्रों तक को मार दिया, परंतु भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। वह एक शत्रु का दमन करता तो दूसरा उसके विरोध में उठ खड़ा होता। उसके अत्याचारों के कारण कई वफादार सरदार भी उसके शत्रुओं से जा मिले। वे ऐसे राजा का साथ नहीं दे सकते थे जो स्वार्थ में अंधा होकर अन्याय और पाप को बढ़ा रहा हो। इसी बीच मैकबेथ की पत्नी रोग से पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार गई। वह उसकी सबसे बड़ी हितैषी और सलाहकार थी। उसके बिना वह बुरी तरह से टूट गया। उसकी हालत और भी दयनीय हो गई। अब वह संसार में नितांत अकेला था। अंततः उसने राजधानी छोड़ दी और अपने कुछ सरदारों को साथ लेकर जंगल में स्थित एक पुराने किले में चला गया। शीघ्र ही वह समाचार शत्रुओं तक जा पहुंचा। वे इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने बिना देर किए जंगल के पुराने किले को घेर लिया। धीरे धीरे वे किले की ओर बढ़े। किले के रक्षक उन्हें देख न पाए, इसके लिए उन्होंने वृक्षों की टहनियाँ तोड़कर हाथों में ले ली और उनकी आड़ में छिपकर चलने लगे। किले की प्राचीर पर एक सैनिक पहरा दे रहा था। उसने जंगल की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जंगल सभी वृक्ष किले की ओर बढ़ रहे हों। वह तेजी से मैकबेथ के पास गया और भयभीत होकर बोला, महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास का पूरा जंगल किले की ओर बढ़ रहा है। क्या बक रहा है? कहीं तूने नशा तो नहीं कर लिया है? क्या कभी जंगल भी चलते हैं? मैकबेथ गरजते हुए बोला, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने जंगल को चलते हुए देखा है। यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप स्वयं चलकर देख लें। सैनिक ने थर थर काँपते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे कुत्तों से नोचवा दूंगा। मैकबेथ गुस्से में भरकर बोला, महाराज, विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से जंगल को किले की ओर बढ़ते हुए देखा है। यदि मेरी बात झूठ निकले तो मैं हर दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। सैनिक ने पूरे विश्वास के साथ कहा। सैनिक की दृढ़ता देखकर मैकबेथ का साहा डगमगाने लगा। उसे छायाओं की तीसरी भविष्यवाणी याद आ गई। जंगल उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। वह समझ गया कि उसका अंतिम दिन आ गया है। तभी किले का दरवाजा भड़बड़ाते हुए खुल गया और मैकडफ हाथ में नंगी तलवार लिए आंधी की तरह प्रविष्ट हुआ। उसके साथ अनेक सैनिक भी किले में घुस आए थे। 5 के सरदार मैकडफ से सावधान रहना, मैकबेथ के दिमाग में यही बात गूंज रही थी। उसने लपक कर अपनी तलवार उठा ली और उसका सामना करने लगा। उसने मैकडफ पर अनेक वार किए, लेकिन वह हर वार बड़ी कुशलता के साथ बचा गया। अंत में मैकडफ ने अपनी तलवार मैकबेथ के सीने में घोंप दी। मैकबेथ लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया और फिर देखते ही देखते अपने प्राण त्याग दिए। इसके साथ ही छायाओं की अंतिम भविष्यवाणी भी सिद्ध हो गई। फिर स्कॉटलैंड के सिंहासन बैंकों की 8 पीढ़ियों ने शासन किया। तो फ्रेंड, इस तरह से मैकबेथ की कहानी समाप्त होती है। इसमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरे का बुरा नतीजा होता है और अच्छे का अच्छा। तो इसलिए किसी को भी कभी ओवर एम्बिशियस नहीं बनना चाहिए। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, पूरी समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और सारी शेक्सपियर की
कहानियाँ या उनका प्ले जो भी है सब आपको हिंदी में प्रोवाइड कराते रहें। तो थैंक यू।